जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेखा गुप्ता का मंच और सध गए 2 समीकरण। प्रवेश वर्मा बने डिप्टी सीएम, दिल्ली में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। देश का पहला एआई सिटी बनेगा ये शहर, बजट में 5 करोड़ रुपए का हुआ ऐलान। पर बैठते ही रेखा गुप्ता के बयान ने बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन। पुतिन की भाषा बोल रहा अमेरिका, जेलेंस्की को बताया तानाशाह। ट्रंप से डरा खूंखार संगठन, इजराइल को लेकर किया ये फैसला। ट्रंप पुतिन जय वीरू की जोड़ी, अमेरिका ने 7 दशक पुरानी रूस विरोधी नीति को क्यों बदली। टेस्ला की एंट्री से पहले टाटा मोटर्स का खास ऑफर। आधार जैन की मेहंदी में सज धज कर पहुंचा कपूर खानदान। और शमी ने बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को किया ध्वस्त, बनाया रिकॉर्ड। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का राजाभिषेक हो गया। रामलीला मैदान से रेखा गुप्ता ने इतिहास रच दिया। वह दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। उनका शपथ ग्रहण समारोह खास रहा। वजह यहाँ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिखा। सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम समेत दिग्गज एनडीए नेता शामिल हुए। जब रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली तब खुद पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। भले ही मंच रेखा गुप्ता के शपथ का था, मगर भाजपा ने इससे कई समीकरणों को साधा। सबसे पहले रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह को जानते हैं। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्रजात सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल है। एलजी सक्सेना ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई। इसके बाद प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह और अंत में रविंदर इंद्राज सिंह ने शपथ ली। दिल्ली में नई सरकार ने कार्यकाल संभाल लिया है। इसके साथ ही सभी 6 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने खुद गृह और वित्त विभाग रखा है। राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। कारवाल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को जल मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में अपने 6 मंत्रियों के साथ पदभार संभाल लिया। इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और पहली बार विधायक निर्वाचित रेखा गुप्ता गुरुवार को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी। राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। गुप्ता के बाद प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और पंकज कुमार सिंह ने नए मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। तहजीब का शहर लखनऊ अब भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री के खजाने से मिले 5 करोड़ रुपए ने राजधानी में एआई सिटी की आधारशिला रखने का काम किया है, जो भविष्य में बड़ा आकार लेगा। इससे वैश्विक स्तर पर लखनऊ को एआई प्रोफेशनल तैयार करने वाले शहर के रूप में एक नई पहचान मिलेगी। दुनिया में अब तक कोई भी शहर एआई सिटी के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप के कुछ बड़े शहरों में एआई तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी शहर को पूरी तरह एआई सिटी के रूप में विकसित करने की पहल पहली बार लखनऊ में हो रही है। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट ने गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ली। उसके बाद पूरा कैबिनेट दिल्ली सचिवालय में अपने अपने पद संभालने के लिए पहुंचा। इन सब के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। रेखा गुप्ता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। अपनी सरकार को लेकर बोली, विकसित दिल्ली का जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे।
करेंगे। एक भी दिन व्यर्थ नहीं किया जाएगा। दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सीएम का दफ्तर उनके लिए खुला है। 5 बजे हम यमुना आरती के लिए जाएंगे। 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें मिलकर एजेंडा तय करेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने से जुड़ी बातचीत चल रही है, लेकिन असल जुबानी जंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच चल रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि जेलेंस्की नाकाम और लोकप्रिय और अवैध रूप से सत्ता में है। ट्रंप ने जेलेंस्की को मामूली रूप से सफल कॉमेडियन बताया। इसके अलावा ट्रंप जेलेंस्की को ही 2022 में रूस के आक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह वही भाषा है जो अब तक रूस बोलता आया है। ट्रंप के बयानों को देखकर रूस पूरी तरह गदगद है। बुधवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने जेलेंस्की को चुनावों के बिना तानाशाह बताया। ट्रंप का यह बयान तुरंत रूसी मीडिया ने उठा लिया। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका और रूस ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर बात की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस पर विरोध जताया था और कहा था कि बिना यूक्रेन के कोई भी फैसला नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ही हमास पर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया था। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि हमास सभी इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करे, वरना इसके बहुत घातक परिणाम उसे भुगतने होंगे। अब वरिष्ठ हमास अधिकारी ताहिर अल नूनू ने कहा है कि फिलिस्तीनी समूह गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के दौरान एक ही बार में सभी बचे बंधकों को रिहा कर देगा, जिसके बाद समझा जा रहा है कि ट्रंप के सख्त रुख का नतीजा हो सकता है। ताहिर ने यह भी बताया है कि वह इस फैसले के बारे में उन्होंने मध्यस्थों को जानकारी दे दी है। ताहिर अल नूनू ने कहा, हमने मध्यस्थों को सूचित किया है कि हमास समझौते के दूसरे चरण के दौरान सभी बंधकों को एक साथ रिहा करने के लिए तैयार है, न कि पहले चरण की तरह चरणों में। नूनू ने यह साफ नहीं किया है कि क्या हमास समूह मृत बंधकों के शवों को भी रिहा करेगा, जिन्हें तीसरे चरण में स्थानांतरित किया जाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका का रूस के प्रति रुख बदला है। रूस और इसके प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाला अमेरिका तेवर अब ढीले पड़ चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ट्रंप ने पुतिन को प्राथमिकता दी, जबकि जेलेंस्की को दरकिनार किया गया। 70 साल से अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी चली आ रही है, जो अब ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार गहराता चला गया था। शीत युद्ध के दौरान भी दोनों देश अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब अमेरिका ने रूस को संभावित खतरे के तौर पर देखा। जब नाटो का विस्तार हुआ तो रूस ने अमेरिका पर आंखें लाल की। यूक्रेन के साथ युद्ध भी इसलिए हुआ क्योंकि यह यूरोपीय देश नाटो में शामिल होना चाहता था। पुतिन को लगा कि यूक्रेन नाटो में चला जाएगा तो अमेरिकी सेना उनके बगल में आकर खड़ी हो जाएगी, जो आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकती है। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के भारत आने की खबरों के बीच टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर की घोषणा की है। टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने देश में 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने का बड़ा मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि हासिल करने की खुशी में कंपनी अपने 45 दिनों का ये ऑफर दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला अप्रैल 2025 में भारत में एंट्री कर सकती है। कंपनी जर्मनी से कारें आयात करेगी, जिसकी शुरुआती कीमत 21 लाख रुपए होगी। कंपनी की मुंबई और दिल्ली में शोरूम खोलने की योजना है और इसके लिए उसने भारत में भर्तियां भी शुरू कर दी है। टाटा मोटर्स अभी भारत में 5 इलेक्ट्रिक मॉडल बेच रही है। इसमें टियागो ईवी, पंच ईवी, नेक्सा ईवी और कर्व ईवी शामिल है। इनकी कीमत 7,99,000 रुपए से शुरू होती है। टाटा मोटर्स अपनी भारत में सबसे ज्यादा ईवी बेचने वाली कंपनी है। साल 2024 में कंपनी ने 61,496 ईवी बेची, जबकि 2023 में यह संख्या 60,100 थी।
करीना कपूर करिश्मा कपूर के कजिन आदार जैन ने गोवा में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आलेखा आडवाणी संग क्रिश्चियन वेडिंग की थी, लेकिन अब ये कपल दोबारा से पारंपरिक रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। दोनों की प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत हो गई है। कपल की मेहंदी के फंक्शन में कपूर खानदान के सभी लोगों ने शिरकत की। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर सहित कई लोगों को कपल के फंक्शन में शामिल होते हुए स्पॉट किया गया। आधार जैन और आलेखा आडवाणी की शादी के फंक्शन में शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर और करण कपूर भी नजर आए, जो आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं। कपल की खुशियों में शरीक होने पहुंचे करण कपूर और कुणाल कपूर के साथ जहान कपूर भी नजर आए। शशि कपूर के परिवार को एक साथ देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन इसी बीच आलिया भट्ट की चोटी भी लाइमलाइट में रही, जिन्होंने इस फंक्शन में एक चोटी बनाई जो अब चर्चा का विषय बन गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ। यह मुकाबला दुबई में खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शांतो ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 2023 वनडे विश्व कप के बाद अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में बांग्लादेश को 2 झटके दिए। उन्होंने शम्स सरकार को विकेट कीपर राहुल के हाथों कैच कराया, जबकि मेहदी हसन मिराज को शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। सरकार खाता नहीं खोल सके, जबकि मिराज ने 5 रन बनाए। इन दोनों विकेट के साथ ही शमी ने एक खास उपलब्धि हासिल की। वह साल 2015 से वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी को मिलाकर पावर प्ले में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 19.8 का रहा है। इस मामले में शमी से आगे सिर्फ ट्रेंट बोल्ट हैं।